नमस्कार दोस्तों, यह है एन सी की कक्षा 11 की विश्व इतिहास के कुछ विषय वो पाठ्य पुस्तक है। ठीक है ना। एस टी में सिर्फ एक ही बुक है कक्षा 11 में। तो इसमें अपना ये है अब शायद ये चौथा पाठ चालू होगा, है ना। 3 बदलती परंपराएं। 5वां पाठ पढ़ चुके हैं अपन ने। पहला पढ़ दिया, दूसरा पढ़ दिया, तीसरा पढ़ दिया। अब ये चौथा है। चौथा से पहले ये इंट्रोडक्शन है। तो चलिए हर एक फैक्ट तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हैं। जल्दीबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि याद होना चाहिए। और जो जहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आना चाहिए, क्योंकि लाइन की लाइन उठा के दे दी जाती है। तो एकदम करेक्टली और सब याद होना चाहिए। जो ऑथेंटिक किताब होती है वो सबसे बेस्ट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 बदलती परंपराएं, 3 वर्ग, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। लगता नहीं है कि इनमें से क्वेश्चन आएगा। ये कैसे आएगा, ये कैसे वो, लेकिन वो दे देगा। बताइए, कथन दे दिया, ये कथन इसकी व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ पर कथन दे दिया तो 4 कथन दे दिए। बताइए इनमें से कौन सा सत्य है कौन सा सत्य है। अब याद है तो बता देंगे, अगर नहीं है तो कैसे बताएंगे। तो किताब पूरी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। 3 बदलती परंपराएं, 3 वर्ग, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। अब 2 पार्ट है इसमें। एक तो 3 वर्ग है और बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, ये तो पढ़ दिया अपन ने। अब ये चौथा पार्ट है और ये 5वां पार्ट है। तो पहले आ रहा है ना, 3 बदलती परंपराएं। देखते हैं, ये फोटो है भाई साहब। ठीक है ना, अभी का है ये भाई। ये जहाज वगैरह दिख रहे हैं ना। बदलती परंपराएं। हमने देखा कि 9वीं सदी तक कैसे एशिया और यूरोप के अधिकांश भागों में विशाल साम्राज्यों का विकास और विस्तार हुआ। इन साम्राज्यों में से कुछ यायावरों के थे, कुछ विकसित शहरों और उन शहरों के व्यापारी तंत्र पर आधारित थे। मकदूनिया, रोम, अरब साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य, उनसे पूर्व आने वाले साम्राज्यों मिस्र, असीरियाई, चीनी और मौर्य में यह अंतर था कि यहाँ दिए गए पहले 4 साम्राज्य विस्तृत क्षेत्रों में फैले हुए थे। वैसे अपन इसको पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा देख लेते हैं, कोई ना। फैले हुए थे और महाद्वीप एवं परमाद्वीप स्वरूप में थे। कौन? मिस्र, असीरिया, चीनी और मौर्य। जो कुछ हुआ उसमें विभिन्न सांस्कृतिक टकरावों की भूमिका निर्णायक थी। साम्राज्यों का उदय प्राय अचानक होता था, परंतु वे हमेशा उन बदलावों के परिणाम थे जो साम्राज्य निर्माण की दिशा में लंबे समय से उन मूल क्षेत्रों में निहित थे जहाँ से वे साम्राज्य फैलने लगे। विश्व इतिहास में परंपराएं विभिन्न तरीकों से बदल सकती है। पश्चिम यूरोप में 9वीं से 7वीं सदी के मध्य ऐसा बहुत कुछ धीरे धीरे विकसित हुआ। 9वीं से 17वीं, जिसे हम आधुनिक समय के साथ जोड़कर देखते हैं। इन कारकों में धार्मिक विश्वासों पर आधारित होने की अपेक्षा प्रयोगों पर आधारित वैज्ञानिकों का ज्ञान का विकास, लोक सेवाओं के निर्माण, संसद और विभिन्न कानूनी धाराओं के सृजन पर ध्यान देते हुए सरकार के संगठन पर गहन विचार और उद्योग व कृषि में प्रयोग और आने वाली तकनीक में सुधार शामिल है। इन परिवर्तनों के परिणाम यूरोप के बाद भी पुरजोर तरीके से महसूस किए गए। जैसा कि हमने देखा, 5वीं सदी में पश्चिम के रोमन साम्राज्य विघटित हो गया। 5वीं सदी में पश्चिम में रोमन साम्राज्य विघटित हो गया। पश्चिमी और मध्य यूरोप में रोमन साम्राज्य के अवशेषों ने धीरे धीरे अपने को उन कबीलों की प्रशासनिक आवश्यकताओं और अपेक्षा के अनुरूप डाल लिया, जिन्होंने वहाँ पर राज्य स्थापित कर लिए। पूर्वी यूरोप, पश्चिम एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका की तुलना में पश्चिम यूरोप में नगरीय केंद्र छोटे थे। 9वीं सदी तक पश्चिमी और दक्षिण यूरोप के वाणिज्यिक और शहरी केंद्र 9वीं सदी तक पश्चिमी और दक्षिण यूरोप के वाणिज्यिक और शहरी केंद्र लंदन, रोम्बे, सियना यद्यपि छोटे थे तथापि उनका महत्व कम नहीं था। 9वीं से 11वीं सदी के मध्य पश्चिम यूरोप के ग्रामीण क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए।
चर्च व शाही शासन ने वहाँ के कबीलों के प्रचलित नियमों और रोमन संस्थाओं में सामंजस्य स्थापित करने में मदद की। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पश्चिमी और मध्य यूरोप में 9वीं सदी के प्रारंभ में सोलोमन का साम्राज्य था। सोलोमन पश्चिमी और मध्य यूरोप में 9वीं सदी के प्रारंभ में मूवी आ चुकी है सोलोमन के नाम से, सोलमैन हॉलीवुड की। इसके शीघ्र पतन के पश्चात हंगेरी वासियों व वाइकिंग पे भी आ चुकी है लोगों के भयंकर द वाइकिंग सीरीज है, बहुत शानदार सीरीज है, राजा महाराजाओं के ऊपर है। लोगों के भयंकर आक्रमणों के बावजूद ये नगरीय केंद्र में व्यापार तंत्र बने रहे। इन सभी परिवर्तनों की अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप सामंत व्यवस्था अस्तित्व में आई। सामंतवाद की पहचान भी दुर्गों व मेनर भवन के इर्द गिर्द कृषि उत्पादन। यह भूमि मेनर के लार्डों की थी जिस पर कृषक कृषिदास कार्य करते थे। वे वफादार होने के साथ माल और सेवा प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध होते थे। ये लार्ड बड़े लार्डों के, जो राजा के सामंत होते थे, के प्रति वचनबद्ध थे। कैथोलिक चर्च, जिसका केंद्र बिंदु पोप और उनकी व्यवस्था थी, सामंतवाद को समर्थन देता था और उनके पास अपनी भूमि भी थी। ऐसे संसार में जहाँ पर जीवन की अनिश्चितताएं, औषधियों का अल्प ज्ञान और निम्न जीवन प्रत्याशा आम बात थी, चर्च ने लोगों को व्यवहार का ऐसा तरीका सिखाया जिससे मृत्यु के बाद का जीवन सहनीय बन सके। चर्च ने लोगों को व्यवहार का ऐसा तरीका सिखाया चर्च ने लोगों को व्यवहार का ऐसा तरीका सिखाया जिससे मृत्यु के बाद का जीवन सहनीय बन सके। मठों का निर्माण हुआ जहाँ पर धर्म में आस्था रखने वाले लोग अपने को कैथोलिक चर्चवासियों के निर्देशानुसार सेवा में लगाते थे। साथ ही चर्च स्पेन में वाइजेंटियम तक के मुस्लिम राज्यों में पहले विद्वता तंत्र का भाग थे। इसके अलावा वे यूरोप के अधीनस्थ राजाओं, पूर्वी भूमध्य सागर तथा सुदूर क्षेत्रों को प्रचुर मात्रा में धन संपदा उपलब्ध कराते रहे। वेनिस और जिनेवा के भूमध्य सागरीय उद्यमियों से प्रेरित होकर 12वीं सदी से सामंती व्यवस्था, वाणिज्य और नगरों का प्रभाव बढ़ता व बदलता गया। इन उद्यमियों के जहाज मुस्लिम राज्यों एवं पूर्व में बचे हुए रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते रहे। इन क्षेत्रों की संपत्ति के लोभ में तथा ईसा के जीवन से जुड़े पवित्र स्थलों को मुसलमानों से आज़ाद कराने की भावना से प्रेरित होकर यूरोपीय राजाओं ने धर्मयुद्ध के दौरान भूमध्य सागर के पार के स्थानों से संबंध मजबूत किए। यूरोप के आंतरिक व्यापार में सुधार हुआ, जो मेलों और बाल्टिक समुद्र तथा उत्तरी सागर के बंदरगाहों पर केंद्रित था और बढ़ती हुई जनसंख्या द्वारा प्रेरित था। वाणिज्य विस्तार के ये अवसर जीवन के मूल्य के प्रति बदलते हुए रवैये से मेल खाते थे। इस्लामी कला और साहित्य में मानव और अन्य प्राणियों के प्रति प्रचुरता से दिखाई पड़ने वाला सम्मान और वाइजेंटाइन के व्यापार द्वारा यूरोप में आने वाली यूनानी कला और विचारों ने यूरोप को संसार देखने का एक नया नज़रिया प्रदान किया। 14वीं सदी से, जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है, विशेष रूप से उत्तरी इटलिया के नगरों में रईस लोग मृत्युप्रांत जीवन की अपेक्षा इस जीवन से अधिक वास्ता रखने लगे। मूर्तिकार, चित्रकार, लेखक मानव और संसार की खोज में अधिक दिलचस्पी लेने लगे। 15वीं सदी के अंत तक इस तरह की परिस्थितियों ने यात्रा और खोजों को अभूतपूर्व ढंग से बढ़ावा दिया। कई खोजें यात्राएं शुरू हुई। स्पेनवासी और पुर्तगाली, जो उत्तरी अफ्रीका के साथ व्यापार करते थे, पश्चिम अफ्रीका के तट पर और दक्षिण में जाने लगे। इस तरह उत्तमासा अंतरिम कैप ऑफ गुड होप होते हुए वे भारत पहुँचे। जो यूरोप में मसालों के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में प्रसिद्ध था। इस तरह उत्तमासा अंतरिम कैप ऑफ गुड होप। कोलंबस ने भारत के लिए एक पश्चिम मार्ग खोलने का प्रयास किया। 1492 में एक द्वीप पर पहुंचा जिसे यूरोप वासियों ने वेस्ट इंडीज कहा। कोलंबस अलग है ना, और वास्को डी गामा अलग है। कोलंबस 1492 में यूरोप वासियों ने वेस्ट इंडीज कहा। दूसरे खोजकर्ताओं ने आर्कटिक की ओर से भारत और चीन के लिए उत्तरी मार्ग खोजने का प्रयास किया। यूरोप के यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान भांति भांति के लोग मिले। कुछ हद तक वे उनसे सीखने के इच्छुक थे
पोप और कैथोलिक चर्च ने भूगोलवेत्ता एवं पर्यटन हसन अल वजान यूरोप में लियो अफ्रीकानस के नाम से भी देते हैं, ठीक है, के काम को प्रोत्साहित किया। इस भूगोलवेत्ता ने पोप लियो 10 के लिए 16वीं सदी के पूर्वार्ध में अफ्रीका का भूगोल पहली बार लिखा। किसने? हसन अल वजान ने। और इस भूगोलवेत्ता ने पोप लियो 10 के लिए 16वीं सदी के पूर्वार्ध अफ्रीका का भूगोल पहली बार लिखा। जेसुइट चर्च के सदस्यों ने 16वीं सदी में जापान के बारे में जेसुइट चर्च के सदस्यों ने 16वीं सदी में जापान के बारे में जाना, उसके बारे में लिखा। किसने? जेसुइट चर्च के सदस्यों ने। जेसुइट चर्च के सदस्यों ने। जेसुइट। 17वीं सदी में एक अंग्रेजी व्यक्ति विल एडम्स जापानी शोगुन तोकुगावा इयास। 17वीं सदी में एक अंग्रेजी व्यक्ति विल एडम्स, 17वीं सदी की बात है, विल एडम्स जापानी शोगुन तोकुगावा इयास का मित्र एवं सलाहकार बन गया। विल एडम्स, ठीक है भाई हैं। अमेरिका पहुंचने पर यूरोपीय लोगों को वहां के मूल निवासियों से संपर्क हुआ। हसन अल वजान की तरह ही इन लोगों ने यूरोपीय लोगों में दिलचस्पी ली और कभी कभी उनके लिए काम भी किया। उदाहरण के लिए एंज टैंक की एक महिला ने, जो बाद में डोनो मेरीना नाम से जानी गई, डोनो मेरीना से जानी गई, मेक्सिको के स्पेनी विजेता कोर्टेस से दोस्ती की, उसके लिए दुभाषी का काम किया और कई तरह के प्रबंध करवाए। यूरोपवासी नए लोगों के साथ सामना होने की स्थिति में कभी कभी सचेत, अनात्मसंसी और चौकन्ने होते थे, यहाँ तक कि जब वे व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने और हथियारों के बल पर अपनी सत्ता थोपने के लगातार प्रयास करते रहे। आप जानते होंगे कि ऐसा ही पुर्तगालियों ने 1491 में वास्को डी गामा के कालीकट कोझिकोड के आगमन के बाद हिंद महासागर में भी किया। दोनों आ गए ना, वास्को डी गामा कालीकट 1498 और कोलंबस 1492। कैप ऑफ गुड होप। कोझिकोड आगमन के बाद हिंद महासागर में भी किया। दूसरी ओर कभी कभी वे दबंग, आक्रामक एवं क्रूर थे और जिनसे भी वे मिले उन्हें अज्ञानी मानकर उन्होंने अपने श्रेष्ठ होने का भाव प्रदर्शित किया। कैथोलिक चर्च ने दोनों रवैयों को प्रोत्साहन दिया। चर्च दूसरी ओर सभ्यताओं और भाषाओं के लिए अध्ययन का केंद्र था, लेकिन उसने उन लोगों पर होने वाले हमलों को बढ़ावा दिया जिन लोगों को वह गैर ईसाई मानता था। गैर यूरोप वासियों की दृष्टि से यूरोप के साथ उनके संघर्ष अलग अलग तरह के थे। अधिकांश इस्लामी क्षेत्रों में भारत तथा चीन के लिए यूरोपवासी 17वीं सदी के अंत तक एक कौतूहल का विषय थे। वे ऐसे हष्टपुष्ट व्यापारियों तथा नाविकों के रूप में देखे जाते थे जो बृहत्तर दुनिया के बारे में पूर्वी लोगों की समझ में बहुत योगदान नहीं कर सकते थे। वे ऐसे हष्टपुष्ट व्यापारियों तथा नाविकों के रूप में देखे जाते थे जो बृहत्तर दुनिया के बारे में पूर्वी लोगों की समझ में बहुत योगदान नहीं कर सकते थे। वे ऐसे हष्टपुष्ट व्यापारियों तथा नाविकों के रूप में देखे जाते थे जो बृहत्तर दुनिया के बारे में पूर्वी लोगों की समझ में बहुत योगदान नहीं कर सकते थे। फिर भी जापानियों ने उनकी प्रौद्योगिकी के कुछ लाभ जल्द ही सीख लिए। उन्होंने जापानियों ने उदाहरण के लिए 16वीं सदी के उत्तरार्ध तक उन्होंने बड़े पैमाने पर बंदूकों का उत्पादन शुरू कर दिया। उन्होंने वे ऐसे हष्टपुष्ट व्यापारियों तथा नाविकों के रूप में देखे जाते थे जो बृहत्तर दुनिया के बारे में पूर्वी लोगों की समझ में बहुत योगदान नहीं कर सकते थे। फिर भी जापानियों ने उनकी प्रौद्योगिकी के कुछ लाभ जल्दी सीख लिए। उदाहरण के लिए 16वीं सदी के उत्तरार्ध तक उन्होंने बड़े पैमाने पर बंदूकों का उत्पादन शुरू कर दिया। उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में एज़टेक साम्राज्य के शत्रुओं ने यूरोपवासियों का उपयोग एज़टेकों की शक्ति को चुनौती देने में किया। साथ ही साथ यूरोपवासियों के साथ आई बीमारियों ने जनसंख्या का विनाश कर दिया। 16वीं सदी के अंत तक कुछ क्षेत्रों में 90% जनसंख्या मृत्यु के आगोश में
समा गई 16वीं सदी के अंत तक कुछ क्षेत्रों में। 16वीं सदी के अंत तक कुछ क्षेत्रों में 90% जनसंख्या मृत्यु के आगोश में समा गई भाई। ठीक है। 15वीं शताब्दी में वेनिस में डोंगे का महल। मुझे नहीं लगता भाई ये 15वीं शताब्दी में वेनिस में डोंगे का महल है ये। तो 15वीं शताब्दी है तो इसका मतलब ये अत्याधुनिक जहाज़ 15वीं शताब्दी में कैसे बन गए भाई? ये तो अब के हैं वर्तमान के ये। तो ये नाम नहीं बता रहा है, ये सिर्फ महल बता रहा है। हाँ तो महल तो होंगे 15वीं शताब्दी के। दक्षिण फ्रांस के नगर एविग्नॉन 14वीं शताब्दी में पोप का महल। ये पोप का महल है भाई। ये नदी जा रही है और ये पुल जा रहा है। ऐसे तो होते थे भाई, ये तो सही है। चारों ओर दुर्ग होता, चारों ओर दुर्ग की परिरेखा होती थी यानी बाउंड्री। ये राजान के लिए, ये आम जनता के लिए। और थोड़ी है, और नहीं है। आगे चलते हैं। अब है कालक्रम लगभग 1300 से 1700। अब आ रहा है भाई साहब कालक्रम 3। ठीक है, लगभग 1300 से 1700। तो चलिए देखते हैं एक एक लाइन को। ये उस समय का जहाज़ का फोटो है भाई। ठीक है, ये शायद लाइट लगा रखी है ना? ये तोपों को दागने के लिए है शायद। कपड़े के बड़े बड़े वो लगा देते हैं पाल, जिससे इसको ज़्यादा जोप नहीं आती है। और ये इतना ऊंचा क्या है? ये बड़ी बड़ी रस्सी हैं। यूरोप में विचाराधीन काल में अनेक महत्वपूर्ण विकास हुए, जिसमें कृषि और किसानों के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तनों को देखा गया। इसके अलावा अनेक सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए। इस काल रेखा से ज्ञात होता है कि महाद्वीपों के आपसी संबंधों ने व्यापार को प्रोत्साहित किया। इन संपर्कों ने अनेक क्षेत्रों को प्रभावित किया और विचारों, आविष्कारों तथा वस्तुओं का आदान प्रदान एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में होने लगा। भूमि पर नियंत्रण, स्रोत और व्यापार के क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्यों में परस्पर लगातार संघर्ष हो रहे थे, जिसके कारण महिलाओं और पुरुषों को यदि उनकी हत्या नहीं कर दी गई हो तो उन्हें उनके निवास स्थलों से निकालकर उन्हें दास बनाया जा रहा था। जिसके कारण महिलाओं और पुरुषों को यदि उनकी हत्या न कर दी गई हो तो उन्हें उनके निवास स्थानों से निकालकर उन्हें दास बनाया जा रहा था। इस तरह लोगों का जीवन अनेक रूपों से इतना अधिक बदल गया था कि उसे पहचानना बहुत कठिन हो गया था। अब है अफ्रीका और यूरोप। अफ्रीका और यूरोप 1300 से 1325। स्पेन में अलम्ब्रा और ग्रेनाडा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में प्रतिष्ठित हुए। यूरोप में 1325 से 1350 मिस्र में प्लेग आया था भाई। 1348 से 54 प्लेग। 1348 से 55 मिस्र में। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य 7 वर्षीय युद्ध 1337 से 1453। संपूर्ण यूरोप में ब्लैक डेथ, एक प्रकार का प्लेग का प्रयोग। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य 7 वर्षीय युद्ध 1337 से काफ़ी लंबा चौड़ा चला है यार। 7 वर्षीय युद्ध 1337 से 1453। संपूर्ण यूरोप में ब्लैक डेथ यानी कि एक प्रकार का प्लेग का प्रकोप, ब्लैक डेथ।
है ना। इधर अफ्रीका है, इधर यूरोप है। 1350 से 75 इब्न बतूता द्वारा सहारा की खोज। फ्रांस के किसानों ने ऊंचे करों का विरोध किया, 1358। फिर 1375 से 1400 ब्रिटेन में किसानों का विद्रोह, 1381। जॉफरी चौसर ने दी कैंटेबरी टेल्स की रचना की, जो अंग्रेजी भाषा की प्राचीनतम कृति थी, 1375 से 1400। ब्रिटेन में किसानों का विद्रोह, 1381। जॉफरी चौसर क्रॉपी चौसर ने ब्रिटेन में किसानों का विद्रोह, 1381। जॉफरी चौसर ने दी कैंटेबरी टेल्स की रचना की, जो अंग्रेजी भाषा की प्राचीनतम कृति थी। दी कैंटेबरी टेल्स की रचना की 1381 में। ब्रिटेन में किसानों का विद्रोह कब हुआ था? 1381 में। और दी कैंटेबरी टेल्स की रचना किसने की? जॉफरी चौसर। 1425 से 50 पुर्तगालियों ने दास व्यापार 1442 को प्रारंभ किया। इधर कुछ नहीं हुआ है ना। 14 से 50 पश्चिम अफ्रीका में सोंघाई साम्राज्य की स्थापना, जिसका उद्देश्य सहारा के पार व्यापार का जाल बिछाना था। पुर्तगालियों का अफ्रीका के पश्चिमी तटवर्ती 1471 के बाद क्षेत्रों में आक्रमण और बस्तियों की स्थापना। 1450 से 75 1450 से 75 पश्चिम अफ्रीका में सोंघाई साम्राज्य की स्थापना, जिसका उद्देश्य सहारा के पार व्यापार का जाल बिछाना था। पुर्तगालियों का अफ्रीका के पश्चिमी तटवर्ती 1471 के बाद के क्षेत्रों में आक्रमण और बस्तियों की स्थापना। समझ में नहीं आई बात। पश्चिम अफ्रीका में सोंघाई साम्राज्य की स्थापना, जिसका उद्देश्य सहारा के पार व्यापार का जाल बिछाना था। पुर्तगालियों का अफ्रीका के पश्चिमी तटवर्ती 1471 के बाद के क्षेत्रों में आक्रमण और बस्तियों की स्थापना। पुर्तगालियों का यूरोप में पहली मुद्रित पुस्तक का निर्माण, इटली के लियोनार्दो दा विंची। मुद्रित पुस्तक का निर्माण है लियोनार्दो दा विंची 1452 से 1519। चित्रकार, वास्तुविद और अन्वेषक लियोनार्दो दा विंची, इटली। पहली मुद्रित पुस्तक 1450 से 75 की बात है। 1475 से 1500 पुर्तगालियों ने वोकांगो राजा को ईसाई बनाया। वोकांगो राजा को। इंग्लैंड में 1485 में ट्यूडर वंश की स्थापना। इंग्लैंड में ट्यूडर वंश की स्थापना। 1500 से 1525 अफ्रीकी गुलामों को अमेरिका में गन्ने की खेती के लिए ले जाया गया। 1510 ओटोमन तुर्की ने मिस्र पर विजय प्राप्त की। 1517 ओटोमन तुर्की ने दक्षिणी अमेरिका में उपजी कॉफ़ी को यूरोप में पहली बार 1517 तथा तंबाकू, चॉकलेट, टमाटर और तुर्की का भी पहली बार प्रयोग किया गया। मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्चों में सुधार किए। 1517 दक्षिण अफ्रीका में उपजी कॉफ़ी को यूरोप में पहली बार 1517 तथा तंबाकू, चॉकलेट, टमाटर और तुर्की का भी पहली बार प्रयोग किया गया। मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च में सुधार किए। 1517 कोपर्निकस ने सौर परिवार सिद्धांत को प्रस्तुत किया। 1543 1525 से 1550 1550 से 1575 1575 से 1600 ये उस समय की बनावट है भाई। मुखौटा है ये, तांबा का से या फिर लोहा का है।
ठीक है ना, शानदार बना रखा है भाई। ठीक, तांबा का है शायद ये। यहाँ पर और भी मिश्रण किया गया है और धातुओं का। कोपर्निकस ने सौर परिवार सिद्धांत को प्रस्तुत किया कब? 1543। फिर विलियम शेक्सपियर 1564 से 1616, इंग्लैंड के नाटककार। जचरियास जेनसेन ने माइक्रोस्कोप की खोज की 1590 का दशक। बताइए माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? जचरियास जेनसेन। जचरियास जेनसेन। 1600 से 1625, नाइजीरिया का ओयू राज्य अपने चरम शिखर पर था। यहाँ धातु कर्म के अनेक केंद्र थे। नाइजीरिया का ओयू राज्य अपने चरम शिखर पर था। यहाँ धातु कर्म के अनेक केंद्र थे। ठीक है। 1600 से 1625। विलियम शेक्सपियर का जीवन काल था 1564 से 1600। इंग्लैंड के नाटककार। कोपरनिकस ने सौर परिवार सिद्धांत को प्रस्तुत किया, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई, देख। 1475 से 15, पुर्तगाली ने वो कांगो राजा को ईसाई बनाया, ये तो नहीं आएगा। इंग्लैंड में 1485 में ट्यूडर वंश की स्थापना, ये आ सकता है। ट्यूडर वंश की स्थापना कब हुई थी? 1485 में। यहाँ पर ट्यूडर वंश था। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। इंग्लैंड। अफ्रीका गुलामों को अमेरिका में गन्ने की खेती के लिए ले जाया गया 1510। ओटोमन तुर्की ने मिस्र पर विजय प्राप्त की 1517। ओटोमन तुर्की ने। दक्षिण अफ्रीका में उपजी कॉफ़ी को यूरोप में पहली बार 1517 में, तथा तंबाकू, चॉकलेट, टमाटर, तुर्की का भी पहली बार प्रयोग किया गया। मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च में सुधार किए 1517 में। फिर कोपरनिकस ने सौर परिवार सिद्धांत को प्रस्तुत किया 1543। कोपरनिकस ने सौर परिवार सिद्धांत को प्रस्तुत किया कब? 1543 में। यहाँ पर सौर परिवार सिद्धांत को प्रस्तुत किसने किया था? कोपरनिकस, शेक्सपियर, मार्टिन लूथर। कोपरनिकस। विलियम शेक्सपियर 1564 से 1616, इंग्लैंड के नाटककार। जचरियास जेनसेन ने माइक्रोस्कोप की खोज की 1590। जचरियास जेनसेन। 1600 से 1625, नाइजीरिया का ओयू राज्य अपने चरम शिखर पर था। यहाँ धातुकर्म के अनेक केंद्र थे। प्रथम उपन्यास डॉन क्विकजोन को स्पेनी भाषा में 1605 में लिखा गया। नाइजीरिया का ओयू राज्य अपने चरम शिखर पर था। यहाँ धातुकर्म के अनेक केंद्र थे। प्रथम उपन्यास डॉन क्विकजोन को स्पेनी भाषा में 1605 में लिखा गया। (1600 से 1625) नाइजीरिया का ओयू राज्य अपने चरम शिखर पर था। यहाँ धातुकर्म के अनेक केंद्र थे। 1600 से 1625। प्रथम उपन्यास डॉन क्विकजोन स्पेनी भाषा ने 1605 में लिखा गया। (1625 से 50) विलियम हार्वे ने दिखाया कि रक्त हृदय से पंप होकर शरीर में जाता है। रक्त हृदय से पंप होकर शरीर में जाता है। 1628। किसने? विलियम हार्वे ने। प्रथम उपन्यास डॉन क्विकजोन को स्पेनी भाषा में 1605 में लिखा गया।
1650 से 75 पुर्तगाल ने कोंगो राज्य को नष्ट किया। 1662 लुई 14वां फ्रांस का शासक होना। 1638 से 1775 व 1715 लुई 14वां का शासनकाल रहा। 1638 से 1715 पुर्तगालियों ने कोंगो राज्य को नष्ट कर दिया भाई। 1662 1675 से 1700 पीटर मान 1662 से 1725 ने रूस का आधुनिकरण किया। पीटर महान 1682 से 1725 ने रूस का आधुनिकरण किया। किसने किया? पीटर महान ने। कांगो राज्य को नष्ट कब किया गया? 1662 में पुर्तगालियों ने। लुई 14वां फ्रांस का शासक बना। 1638 से 1715 विलियम हार्वे ने यह दिखाया कि रक्त हृदय से पंप होकर शरीर में जाता है। 1628 की बात है। कौन? विलियम हार्वे। नाइजीरिया का ओयू राज्य अपने चरम शिखर पर था। यहाँ धातुकर्म खनिज केंद्र थे। प्रथम उपन्यास डॉन क्विक्सोट को स्पेनी भाषा में 1605 में लिखा गया। तेरह सौ से 1325 स्पेन में अलम्ब्रा और ग्रेनेडा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हुए। स्पेन में अलम्ब्रा और ग्रेनेडा। मिस्र प्लेग 1348 से मिस्र में प्लेग कब हुआ था? 48 से 55। मिस्र अफ्रीका में ही है। आई बात समझ में। और इब्न बतूता सहारा की खोज 1350 के 75 के बीच में। पुर्तगालियों ने दास व्यापार 1442 को प्रारंभ किया। पुर्तगालियों ने बोकांगो राजा को ईसाई बनाया। बोकांगो राजा को ईसाई बनाया। ओटोमन तुर्की ने मिस्र पर विजय प्राप्त की। ओटोमन तुर्की ने मिस्र पर विजय प्राप्त की 1517। नाइजीरिया का ओयू राज्य अपने चरम शिखर पर था। यहाँ धातुकर्म के अनेक केंद्र थे। नाइजीरिया। पुर्तगालियों ने कांगो राज्य को नष्ट किया। 1662 पीटर मान 1682 से 1725 ने रूस का आधुनिकरण किया। पीटर मान ने लुई 14वां फ्रांस का शासक बना। 1638 से 1715 विलियम हार्वे ने यह दिखाया कि रक्त हृदय के पंप होकर शरीर में जाता है। 1628 प्रथम डॉन क्विक्सोट को स्पेनी भाषा में 1605 में लिखा गया। जचरिया जेनसेन ने माइक्रोस्कोप की खोज 1590 का दशक। विलियम शेक्सपियर 1564 से 1616 इंग्लैंड के नाटककार। कोपरनिकस ने सौर परिवार सिद्धांत को प्रस्तुत किया 1543। कोपरनिकस ने सौर परिवार सिद्धांत को प्रस्तुत किया 1543। दक्षिण अमेरिका में उपजी कॉफ़ी को यूरोप में पहली बार 1517 तथा तंबाकू, चॉकलेट, टमाटर, तुर्की कॉफ़ी पहली बार प्रयोग किया गया। मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च में सुधार किए 1517। टूडर वंश की स्थापना कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में किसानों का विद्रोह कब हुआ था? फ्रांस के किसानों ने ऊंचे करों का विरोध कब किया था? 1358। और इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध कब हुए? 1337 से 1453। ब्लैक डेथ क्या है? एक प्रकार का प्लेग। आ सकता है क्वेश्चन ये आएगा, बताइए निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आरोही अवरोही। यहाँ पर निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। मार्टिन लूथर, विलियम शेक्सपियर, कोपरनिकस। जब कोपरनिकस पहले है, विलियम शेक्सपियर बाद में है।
डॉन क्विक जॉन्ट, विलियम हार्वे। प्रथम उपन्यास डॉन क्विक जॉन्ट को स्पेनी भाषा में 1605 में लिखा गया, विलियम हार्वे ने। लुई 14वां फ्रांस का। लुई 14वां कहाँ का शासक था? फ्रांस का और रूस का। फ्रांस का। पीटर मान 1682 1725 रूस का आत्मीकरण किया। अब है एशिया और दक्षिण एशिया। ठीक। एशिया, दक्षिणी एशिया 1300 से 1325 खाली है। 1325 से 1350 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336। चीन में मिंग राजवंश 1368 से 1375 से 1400, 1400 से 1425, 1425 से 50। मिंग राजवंश। क्षेत्रीय सुल्तानों का उदय। ओटोमन तुर्कों का कस्तुनतुनिया पर अधिकार 1453। ओटोमन तुर्कों का कस्तुनतुनिया पर अधिकार 1453। वास्को डी गामा भारत आया 1498। वास्को डी गामा भारत आया 1498। ओटोमन तुर्कों का कस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया 1453 में। 1475 से 1500, 1500 से 1525 पुर्तगालियों का चीन में प्रवेश, इनका विरोध और इन्हें मकाओ की ओर खदेड़ा जाना 1522। एशिया और दक्षिणी एशिया। क्षेत्रीय सुल्तानों का उदय, अभ्युदय। वास्को डी गामा भारत आया 1498। वास्को डी गामा भारत आया 1498। पुर्तगालियों का चीन में प्रवेश, इनका विरोध और इन्हें मकाबो की ओर खदेड़ा जाना 1522। 1525 से 1550 बाबर ने उत्तरी भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। फिर अकबर 1556 से 1605 ने मुगल शासन को संगठित किया 1556 से 1605। 1575 से 1600 प्रथम काबुकी नाटक जापान में प्रस्तुत किया गया 1586। फारस के शाह अब्बास 1587 से 1629 ने यूरोपीय सैन्य प्रशिक्षण प्रणाली को लागू किया। प्रथम काबुकी नाटक जापान में प्रस्तुत किया गया 1586 है। फारस के शाह अब्बास ने 1587 से 1629 ने यूरोपीय सैन्य प्रशिक्षण प्रणाली को लागू किया। किसने? फारस के शाह अब्बास ने। 1600 से 1625 जापान में तोकुगावा शोगुनेट की स्थापना 1603 में हुई। तोकुगावा शोगुनेट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600। डच लोगों को छोड़कर समस्त यूरोपीय व्यापारियों को जापान में व्यापार करने पर रोक लगाई। डच लोगों को छोड़कर 1637। चीन में मंचू शासन 1644 से आगे 300 वर्षों तक रहा। यूरोप में चीन की चाय और रेशम की मांग में बढ़ोतरी। डच लोगों को छोड़कर समस्त यूरोपीय व्यापारियों को जापान से व्यापार करने पर रोक लगाई गई। 1637 की घटना है ये। चीन में मंचू शासन 1644 से आगे 300 वर्ष तक रहा। यूरोप में चीन की चाय और रेशम की मांग में बढ़ोतरी। ताजमहल का निर्माण 1632 से 53, लगभग 20 साल। 1650 से 75, 1675 1700। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1334। ये विजयनगर साम्राज्य का एक क्षेत्र है ये। अब है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागरीय द्वीप।
1325। टेक्नोटिकटलान मेक्सिको की एज़टेक राजधानी 1325। यहाँ के भवनों, मंदिरों, सिंचाई प्रणालियों तथा लेखा प्रणाली के लिए विख्यात। टेक्नो टेक टेनोक्टिकटलान मेक्सिको की एज़टेक राजधानी 1325। यहाँ के भवनों, मंदिरों, सिंचाई प्रणालियों तथा लेखा प्रणाली के लिए विख्यात। शायद ये है, नहीं ये है ये। ऑस्ट्रेलिया या प्रशांत महासागरीय द्वीप 1325 से 1350, 50 से 75, 75 से 1400, 1400 से 1425, 25 से 50, 50 से 75। इंका लोगों ने पेरू पर अधिकार किया। कोलंबस वेस्ट इंडीज पहुंचा 1492 में। कोलंबस वेस्ट इंडीज पहुंचा 1492। 1500 से 1525 मेक्सिको पर स्पेन की विजय 1521। इंका लोगों ने पेरू पर अधिकार किया। कोलंबस वेस्ट इंडीज पहुंचा 1492 में। स्पेनी नौचालन मैगलन प्रशांत महासागर 1519 में पहुंचा। मेक्सिको पर स्पेन की विजय 1521। कोलंबस वेस्ट इंडीज पहुंचा 1592 में। कोलंबस मेक्सिको पर स्पेन की विजय 1521। स्पेनी नौचालक मैगलन प्रशांत महासागर 1519 में पहुंचा। फ्रांसीसी अन्वेषक कनाडा पहुंचे 1534। 1550-75 स्पेन की पेरू पर विजय 1572। डच नाविक अनायास ही ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। डच नाविक। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका 1607 में अपनी प्रारंभिक कॉलोनियाँ बनाई। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका 1607 में। सबसे पहले गुलामों को पश्चिमी अफ्रीका से वर्जीनिया 1619 लाया गया। सबसे पहले गुलामों को पश्चिमी अफ्रीका से वर्जीनिया 1619 लाया गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागरीय द्वीप, वर्जीनिया 1619। स्पेनी नाविक तहहीती 1606 में पहुंचे। 1625 से 50 डच लोगों ने न्यू एम्स्टर्डम की खोज की, जिसे आजकल न्यूयॉर्क 1626 कहते हैं। मैसाचुसेट्स में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई 1635। ठीक। डच नाविक अबेल तस्मान ने अनजाने में ऑस्ट्रेलिया की परिक्रमा की। इसके बाद वह वान डीमेन की भूमि पर उतरा, जिसे बाद में तस्मानिया नाम दिया गया। वह न्यूजीलैंड भी पहुंचा और उसे अपने विशाल क्षेत्र का भाग समझा। देख, डच लोगों ने न्यू एम्स्टर्डम की खोज की, जिसे आजकल न्यूयॉर्क 1626 कहते हैं। किसने की खोज की? डच लोगों ने। मैसाचुसेट्स में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1635। 1635। डच नाविक अबेल तस्मान ने अनजाने में ऑस्ट्रेलिया की परिक्रमा की। इसके बाद वह वान डीमेन की भूमि में उतरा, जिसे बाद में तस्मानिया नाम दिया गया। वह न्यूजीलैंड भी पहुंचा और उसने उसे विशाल क्षेत्र का भाग समझा। डच नाविक अबेल तस्मान ने अनजाने में ऑस्ट्रेलिया की परिक्रमा की। इसके बाद वह वान डीमेन की भूमि में उतरा, जिसे बाद में तस्मानिया नाम दिया गया। वह न्यूजीलैंड भी पहुंचा, उसने उसे विशाल क्षेत्र का भाग समझा। वेस्ट इंडीज 1654 पहली बार गन्ने की खेती की गई। डच लोगों ने न्यू एम्स्टर्डम की खोज की, जिसे आजकल न्यूयॉर्क 1626 कहते हैं। मैसाचुसेट्स में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई 1635। डच नाविक अबेल तस्मान ने अनजाने में ऑस्ट्रेलिया की परिक्रमा की। उसके बाद वह वान डीमेन की भूमि में उतरा, जिसे बाद में तस्मानिया नाम दिया गया।
वह न्यूजीलैंड पहुंचा और उसने उसे विशाल क्षेत्र का भाग समझा। 1650 में वेस्ट इंडीज 1654 पहली बार गन्ने की खेती की गई। 1675 से 1700 मिसिसिपी घाटी में फ्रांसीसियों ने अपनी बेस स्थापित किए। उसका नामकरण सम्राट लुई 14वें के नाम पर लुइसियाना रखा। 1682। आपने यह ध्यान दिया होगा कि ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागरीय द्वीपों के खाने में बहुत ही कम तिथियां अंकित हुई है। सही है। ऐसा इसलिए हुआ कि इन क्षेत्रों के लोग प्राय तिथि को बताने के लिए दूसरे साधनों जैसे पेंटिंग आदि का प्रयोग करते थे, जैसा ऊपर दिखाया गया है। कृपया एक घटना बताएं जो ऊपर दिए गए 5 कानों में दिखाई गई है, जिसे ऑस्ट्रेलिया के चित्रकार ने रिकॉर्ड करने योग्य समझा। ऐसी ही दूसरी अन्य 5 घटनाओं की तालिका बनाएं जो उसे असंगत लगी। अब आ रहा है पाठ। आई बात समझ में? 1650 से 75 यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है भाई। ये क्वेश्चन आ चुका है। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? मैसाचुसेट्स में। स्थान है, व्यक्ति का नाम नहीं है। डच लोगों ने न्यू अम्स्टर्डम की खोज की। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका 1607 में अपनी प्रारंभिक कॉलोनियाँ बनाई। सबसे पहले गुलामों को पश्चिम अफ्रीका वर्जीनिया 1679 लाया गया। 1619 स्पेन नाविक तहीती 1606 में पहुँचे। 1675 और 1600 डच नाविक अनायासी ऑस्ट्रेलिया पहुँचे। स्पेन की पेरू पर विजय 1572। फ्रांसीसी अन्वेषक कनाडा पहुँचे 1534। स्पेनी नौचालन मेगलन प्रशांत महासागर 1519 में पहुँचा। स्पेनी नौचालन मेगलन प्रशांत महासागर 1519 में पहुँचा। कोलंबस वेस्ट इंडीज़ कब पहुंचा था? 1492, 1498, 1496, 1492। और वास्को डी गामा ये कंफ्यूज करता है यार। कोलंबस में 92 है ना, और वास्को डी गामा बड़ा नाम है तो 98। इंका लोगों ने पेरू पर अधिकार किया। इंका ने मेक्सिको की एज़टेक राजधानी 1325 यहाँ के भवनों, मंदिरों, सिंचाई प्रणालियों तथा लेखा प्रणाली उपयोग के लिए विख्यात। टेक्नोटिक्टेलान। इंका लोगों ने पेरू पर अधिकार किया। कोलंबस वेस्ट इंडीज पहुंचे 1400। मेक्सिको पर स्पेन की विजय 1521। फ्रांसीसी अन्वेषक कनाडा पहुंचे 1534। स्पेन की पेरू पर विजय 1572। डच नाविक अनायासी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। स्पेनी नाविक तहीती 1606 में पहुंचे। वर्जीनिया 1619 में लाया गया। डच नाविक अबेल तस्मान वेस्ट इंडीज 1654 में पहली बार गन्ने की खेती की गई। मिसिसिपी घाटी में फ्रांसीसियों ने उपनिवेश स्थापित किए और उसका नामकरण सम्राट लुई 14वें के नाम लुइसियाना। मिसिसिपी घाटी में फ्रांसीसियों ने उपनिवेश स्थापित किए मिसिसिपी घाटी में। ताजमहल का निर्माण। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अकबर 1556 से 1605 ने मुगल शासन को संगठित किया। बाबर ने उत्तरी भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। वास्को डी गामा भारत आया 1498 में। क्षेत्रीय सुल्तानों का अभ्युदय। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336। पीटर महान 1682 से 1325 ने रूस का आधुनिकीकरण किया। पीटर महान। नाइजीरिया का ओयो राज्य अपने चरम शिखर पर था। यहाँ धातु कर्म के अनेक केंद्र थे। कौन? ओयो राज्य।
कॉपरनिकस ने सौर परिवार सिद्धांत 1543, विलियम शेक्सपियर 1564 1616, इंग्लैंड के नाटककार। चचरिया जेनसन माइक्रोस्कोप की खोज की। डॉन क्विक्सोट को स्पेन भाषा में 1605 में लिखा गया। बिलीवर हार्वे ने दिखाया कि रक्त हृदय से पंप होकर शरीर में जाता है, 1628। ठीक, अब इसको पढ़ेंगे बाद में 3 वर्ग। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।